चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। यानी कि कॉन्क्वेस्ट का मतलब आपको मालूम है, जीतना, है ना, कब्जा कर लेना, इस प्रकार का। डिजीज का मतलब आपको मालूम है, बीमारी थोड़ा सा हो गया, महामारी इस टाइप का। और ट्रेड का मतलब आपको है व्यापार, है ना, यानी कि जीतना, कब्जा करना, महामारी, बीमारी, ये सब खरीद बिक्री, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से उस समय पे ये सब चीज़ों को देखा जा रहा था और किस प्रकार से ये सब चीज़ उस समय पे हो रहा था। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन द 16th सेंचुरी आफ्टर। अच्छा, यहाँ पे मतलब क्या हुआ प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब? हाँ, मॉडर्न यानी कि आज का जो हमारा तौर तरीका है ना, मॉडर्न तरीका। क्योंकि आपको मालूम है हिस्ट्री हमारा 3 हिस्सों में बटा हुआ है, एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न। तो मॉडर्न में आज जो हम लोग जी रहे हैं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कहलाता है ना। तो इसके पहले वाला, इसके पहले वाला यानी कि आप कह सकते हैं कि मिडिएवल वाला, बीच वाले पीरियड में हमारा जो वर्ल्ड है, यानी कि अलग अलग मतलब कि एक हमारा जो वर्ल्ड है उसमें अलग अलग जो कंट्री है वो बहुत आपस में क्लोज आया है, श्रैंक हुआ है। श्रैंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना। सिकुड़ जाना का मतलब क्या? आपस में मिल जाना, है ना। तो हमारे बहुत सारे अलग अलग कंट्री जो है ना, मॉडर्न वर्ल्ड से पहले, यानी कि आज से बहुत लगभग कितना कह सकते हैं कि आप 200-250 साल पहले, उस समय का जो बात है, उस समय का बात यह है कि बहुत सारे अलग अलग कंट्री आपस में मिल रहे थे, आपस में एक दूसरे को एक चीज़ अपना मतलब अपना आइडिया, कल्चर, कॉस्ट्यूम, ये सारा कुछ वो लोग शेयर कर रहे थे, है ना। मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हर एक कंट्री आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे, ना, हर कोई एक दूसरे को जानना चाह रहा था, पहचानना चाह रहा था। आफ्टर यूरोपियन सेलर्स फाउंड अ सी रूट टू एशिया। ऐसा कब हो पाया? सबसे ज़्यादा संभव कब हो पाया? तब हो पाया जब यूरोपियन सेलर्स ने एशिया आने का एक समुद्री रास्ता खोज लिया, है ना। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन द 16th सेंचुरी आफ्टर यूरोपियन सेलर्स फाउंड अ सी रूट टू एशिया। मतलब कि हमारा जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था, यानी कि आज वाला जो समय हमारा है हिस्ट्री वाला, मतलब मॉडर्न वाला, इसके पहले वाला जो समय था, उस समय पे हमारा हमारा जो अलग अलग कंट्री था वो और ज़्यादा क्लोज आ गया। तब क्लोज आ गया जब 16th सेंचुरी में यूरोपियन सेलर्स, मतलब कि यूरोपियन सेलर्स का मतलब कौन? यूरोप के ऐसे लोग जो कि थोड़ा सा नाव वाव पे अपना समय ज़्यादा बिताते हैं ना, वो सब अपना घूमने फिरने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब उन लोगों ने एशिया आने का एक नया रास्ता ढूंढ लिया। अब देखो, अब जब यूरोप वाले लोग एशिया आने का एक नया रास्ता ढूंढ लिया तो ऑब्वियस ही बात है कि एशिया और यूरोप आपस में कनेक्ट हो जाएंगे अब, है ना। एक यहाँ से आइडिया एक्सचेंज, क्लॉथ, ये सब हर कुछ अब शेयर होगा। तो ये हो गया पहला। एंड ऑल्सो सक्सेसफुली क्रॉस्ड द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। इसके साथ ही साथ अब बहुत सारे अलग अलग वेस्ट ओशन को, यानी कि अमेरिका की तरफ जाने में आपको अलग अलग समुद्र को पार करना पड़ता है ना। उन समुद्र को पार करते हुए लोग कहाँ पहुँच गए? अमेरिका तक पहुँच गए। तो मोटा मोटी आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो हमारा सिस्टम था, हमारा अलग अलग कंट्री था, अलग अलग कंटिनेंट था, वो आपस में अब कनेक्ट हो रहे थे, है ना। कुछ अमेरिका वाला लोग खोज रहा था, कुछ यूरोप वाला खोज रहा था, कुछ एशिया वाला खोज रहा था, है ना। अलग अलग जगह जाने का रास्ता हर कोई ढूंढ रहा था। हाँ, सब आपस में धीरे धीरे जुट रहा था। ठीक है, हर कोई एक दूसरे को जानना चाह रहा था। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इंडिया के बारे में। उस समय के जानते हैं कि आखिर उस समय पे इंडिया का रोल क्या था, है ना। जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? द इंडियन ओशन हैड नॉन अ bustling trade with goods, people, knowledge, customs, etc. क्रिस क्रॉसिंग इट्स वाटर। इंडियन ओशन जो है ना, भारत का जो समुद्र है, ये आज से नहीं बहुत पहले से जाना जाता है। अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग चीज़ों को लेकर ये पहले से ही इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। किन किन चीज़ों के लिए? जैसे ट्रेड के लिए इंडियन ओशन से बहुत अच्छा खासा हमारा ट्रेड होता था, यानी कि सामान को लाद के लेके जाना, लेके आना, है ना। उसके साथ ही साथ गुड्स का, सामानों का, है ना, लोगों का, नॉलेज का, खास करके भारत से अलग अलग नॉलेज हमारा जो है ना अलग अलग कंट्री में गया है। ठीक है, और कॉस्ट्यूम्स यानी कि पहनावा,
ये सारा कुछ भी भारत से ट्रैवल हुआ है बहुत अलग अलग जगहों पर, ठीक है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे हमारे कुछ हैं, क्रिस क्रॉसिंग इट्स वाटर, यानी कि वाटर को नांगते हुए, वाटर पे चलते हुए हमारे इंडिया से बहुत सारा चीज़ एक्सचेंज हुआ है अलग अलग कंट्री में, ठीक है। तो ये इंडिया का योगदान था उस समय पे। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अमेरिका के बारे में कि अमेरिका का क्या योगदान था। चल, अमेरिका का उस समय पे क्या योगदान था। अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। देखिए अमेरिका जो था ना बाकी कंट्री से ना बहुत समय तक वो कटे रहा, यानी कि वो बहुत दूर तक सबसे अलग रहा। अलग क्यों रहा मालूम है? सबसे अलग है, सबसे दूर है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात इनका खोज भी नहीं किया गया था ना। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब इनका खोज किया तभी ना लोग यहाँ पे जाने लगे, उसके पहले तो लोग नहीं जाते थे यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं जाते थे। तो अमेरिका जो है ना बाकी कंट्री से बहुत समय तक दूर रहा, वो एकदम कट के रहा, वो हमेशा अलग रहना चाहता था वो। आगे बढ़ते हैं फिर। बट from the 16th century its vast lands and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere। लेकिन जैसे जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने इनका खोज किया अमेरिका का, उसके बाद लोगों को मालूम चला कि अरे भाई यहाँ पे तो लैंड बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ पे क्रॉप्स भी बहुत है, अनाज भी बहुत है, मिनरल्स भी बहुत है यहाँ पे। अब जाके लोगों का रुचि यहाँ पे बढ़ने लगा, है ना। अमेरिका में भी लोग आना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे, खुशहाली का जीवन जीना चाहते थे। देखो पहले ना अमेरिका के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं था कि अमेरिका भी कोई जगह है, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज करके बताया कि देखो अमेरिका भी एक जगह है जहाँ पे कि बहुत अच्छा अच्छा सामान है ना। तो लोग यहाँ पे ट्रेड ये सब अपना करने लगे। आगे बढ़ते हैं फिर। प्रीशियस मेटल्स पार्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मैक्सिको इनहैंस्ड यूरोप्स वेल्थ एंड फाइनेंस इट्स ट्रेड विद एशिया। अब सोचिए ध्यान से, आज के दौर में जिसको हम लोग नाम जानते हैं पेरू के नाम से और मैक्सिको के नाम से, इन दोनों ने क्या किया, यूरोप के धन संपत्ति को भर दिया, वो भी किससे, सिल्वर से। समझ रहे बात को। और एंड फाइनेंस ट्रेड विथ एशिया, इसके साथ ही साथ यूरोप के लोग एशिया से ट्रेड करने में बहुत माहिर हो गए थे, ठीक है। समझिएगा इस चीज़ को, ये चीज़ आप समझिए यहाँ पे अमेरिका के बारे में कि अमेरिका में जैसे जैसे लोगों को मालूम चला कि भाई ये भी मिनरल से भरा हुआ है पूरा, है ना, तो वहाँ से सोना चांदी ये सब लेकर आना, है ना, खरीद बिक्री करना। जैसे कोई सामान हो सकता है कि पहले लोग फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि कोई लोग है यूरोप वाला जो कि अपना सामान जाके अमेरिका में देता होगा, तो बदले में वो क्या लेता होगा, सोना चांदी सब लेता होगा मेनली, है ना। तो उस चांदी से क्या हो गया, यूरोप का पूरी तरीके से खजाना भर गया, है ना, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, पेरू और मैक्सिको के नाम से। और ये इन दोनों जगह का जो मतलब पूरी तरीके से खजाना था यूरोप में पूरा भर गया। भर इसलिए गया क्योंकि उस समय पे अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा सोना चांदी ये सब हुआ करता था, है ना। तो ये लोग कुछ भी सामान देता था अमेरिका को, बदले में कहता था कि हमको पैसा मत दो, हमको तुम अपना सोना चांदी ही दे दो, है ना। तो ये लोग सोना चांदी लेता था। इसके साथ ही साथ यूरोप वाले लोग क्या कर रहे थे, एशिया से भी ट्रेड कर रहे थे। तो मोटा मोटी ये यूरोप वाला जो आदमी था, यूरोप वाला जो लोग थे यूरोप के, उन लोगों ने दोनों हाथ मारा। एक हाथ मारा कहाँ से, अमेरिका से, और दूसरा हाथ कहाँ से मार लिया, एशिया से मार लिया। इसीलिए आज यूरोप जो है ना बहुत आगे है, यूरोप बहुत आगे है। उसके बाद एल डोराडो वाज कंसिडर्ड टू बी द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड। एल डोराडो को गोल्ड सिटी कहा जाता है, सोचो एल डोराडो को। ये एल डोराडो मेरे हिसाब से यूरोप में होना चाहिए, ठीक है। आप एक बार इसके बारे में सर्च कीजिएगा, अभी मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है इसके बारे में, एल डोराडो के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो एल डोराडो मेरे हिसाब से यूरोप में ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। उसके बाद है हमारा पोर्टुगीज और स्पेनिश के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो आपका काम रहेगा कि आप पता करेंगे कि एल डोराडो कहाँ पर है, ठीक है। पोर्टुगीज और स्पेनिश के बारे में क्या खास बात लिखा हुआ है इसमें जानते हैं इसके बारे में। द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो पोर्टुगीज लोग हुआ करते थे और जो स्पेनिश लोग हुआ करते थे, इन लोगों ने अमेरिका के ऊपर कॉलोनी बना कर रूल करना शुरू कर दिया था। कॉलोनी मतलब क्या, एरिया डिफाइन कर दिया कि इतना से दूर इतना दूर तक हम राज करेंगे, इतना से तुम राज करोगे, उतना तुम राज करोगे, देखोगे अपना ना। इस प्रकार से जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में करता था, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्क्यूरर्स was not a conventional military weapon at all. It was the germs such as smallpox that they carried on their person. समझिए ध्यान से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे कहा गया है कि ये जो स्पेनिश लोग हुआ करते थे, रूल करने का इसका तरीका क्या था? रूल करने का तरीका इनका ये था, रूल करने का तरीका ये था कि गोला बारूद से हमला नहीं करेंगे आपके ऊपर, है ना। हमारे यहाँ पे जो स्मॉल पॉक्स फैला हुआ है, स्मॉल पॉक्स वही जो छोटा छोटा शरीर में बिंदु बिंदु टाका हो जाता है, वो उन सभी लोगों को लेकर जाएंगे और आपके यहाँ पे उसको छोड़ने के मतलब घूमने के लिए छोड़ देंगे, और वही क्या करेंगे, घूम घूम के आपके लोगों में स्मॉल पॉक्स का बीमारी फैला देंगे। और जब भाई आपका कंट्री के लोग ही बीमार पड़ जाएंगे तो आप कहाँ से राज कर पाइएगा? हम लोग राज करेंगे फिर, है ना। तो इनका ये तरीका था कि हम लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ से बीमारी वाले लोगों को लेकर जाएंगे जिसको कि स्मॉल पॉक्स है, और वो आपके लोगों के अंदर स्मॉल पॉक्स फैलाने का काम करेगा। इससे आपका इकॉनमी पूरी तरीके से ठप हो जाएगा, है ना, और मौका हमको मिल जाएगा राज करने का। आगे बढ़ते हैं फिर। अमेरिका ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीजेज दैट कम फ्रॉम यूरोप। अब सोचो, अमेरिका के लोगों के पास जो है ना, इस बीमारी से लड़ने के लिए उसके पास मतलब इम्यूनिटी ही नहीं था, क्षमता ही नहीं था कि हम स्मॉल पॉक्स से छुटकारा भी पा सकते, नहीं था उनके पास, क्षमता ही नहीं था, है ना। और ऐसे भी कहा जाता है कि जिस इंसान का इम्यूनिटी बहुत कम रहता है ना, क्षमता बहुत कम रहता है, वो जल्दी बीमार पड़ता है ना। तो अमेरिका वाले लोग थे बड़ा एकदम सुकुमार सब आदमी। आज भी देखो कितना सुकुमार सब होते हैं, गोरे गोरे होते हैं सब, है ना। एक चट्टा मार दो तो पूरा खून उब जाता है समझ रहे बात को। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि अमेरिका वाले लोगों के पास उतना ज़्यादा उस समय पे इम्यूनिटी नहीं था, नूडल्स वूडल्स ज़्यादा खाया करते होंगे वो लोग, है ना, तो बीमार जल्दी पड़ते थे, स्मॉल पॉक्स उनको जल्दी होता था। तो फ़ायदा कौन उठा लिया? पोर्टुगीज और स्पेनिश लोग उठा लिया। और अमेरिका ना उस समय पे बहुत अमीर था, समझे। अमेरिका बहुत पावरफुल था उस समय पे, धन संपत्ति में हर चीज़ में वो आगे था। आज भी देखो सुपर पावर बना हुआ है वो, है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्मॉल पॉक्स के बारे में जानते हैं क्या लिखा हुआ है। स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलरली प्रूव्ड अ डेडली किलर। देखो आज स्मॉल पॉक्स यदि किसी को होता है ना, स्मॉल पॉक्स यदि मान लो किसी को हो गया तो वो तो बच जाता है आज के दौर में, है ना। इलाज हो गया है उसका, बड़ा एडवांस इलाज आ गया है। तो यदि किसी को होता है तो वो अपना इलाज करवाता है और वो बच जाता है। लेकिन उस समय पे तो भाई था नहीं कुछ समस्या उतना, मतलब कि समस्या तो था स्मॉल पॉक्स वाला, इलाज नहीं था उस समय पे, है ना। तो लोग मर जाते थे जल्दी। इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट। इससे होता क्या था? इससे ये होता था कि यदि एक इंसान के पास है स्मॉल पॉक्स, वो जो भी उनके कॉन्टेक्ट में आएगा उसको भी वो फैला देगा, है ना, ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऐसा चलता रहता था, एकदम कम्युनिटी का कम्युनिटी बीमारी से एकदम व्यस्त है, समझ रहे बात को। लोग इधर मर रहा है, उधर लुढ़क रहा है, इस प्रकार से पहले होता था स्मॉल पॉक्स की वजह से। पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट, और इसी से होता क्या था, सामने वाले को राज करने का मौका मिल जाता था, है ना। स्पेनिश वाला का तो इम्यूनिटी बहुत तगड़ा था, उसका स्मॉल पॉक्स हुआ तो वो अपना छुटा लेता था, उसमें उसका इम्यूनिटी अच्छा था। लेकिन अमेरिका वाले का तो ऐसा था नहीं, तो उसको बीमारी फैला के या खुद अमेरिका पे क्या करता था, राज करता था, ठीक है। तो ये आपने स्मॉल पॉक्स के बारे में जान लिया। चलिए उसके बाद यूरोप के बारे में आपने बहुत कुछ खास जाना, है ना। अब थोड़ा सा यूरोप का आप ड्रॉबैक भी जान लीजिए। क्या था यूरोप का ड्रॉबैक? थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्ली फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। अब देखिए ध्यान से, बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स यानी कि हज़ारों हज़ारों लोग यूरोप से कहाँ स्विच कर रहे थे? अमेरिका में स्विच कर रहे थे। क्यों करते होंगे अमेरिका में स्विच? कारण है, अभी बताएंगे कारण। देखिए, अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वेर कॉमन इन यूरोप। क्यों? क्योंकि यूरोप में गरीबी और भुखमरी बिल्कुल कॉमन था, मतलब कि वहाँ पे लोग ज़्यादा मरते थे, है ना, भूखों से, गरीबी से बहुत ज़्यादा था। अब देखो भाई, हर किसी को क्या चाहिए? गरीबी से बाहर निकलना चाहता है हर कोई, है कि नहीं। हर कोई चाहता है कि हम अपना जीवन अच्छी तरीके से जिए। हर कोई चाहता है कि हम लोग गरीबी में हैं तो उस गरीबी के ऊपर उठे, हर कोई चाहता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये समझ लिया कि पॉवर्टी और हंगर, ये दो चीज़ यूरोप में बहुत एकदम कॉमन था, है ना। इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से लोग अमेरिका में स्विच ज़्यादा करना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका में आपको मालूम है सोना चांदी का वहाँ पे पूरी तरीके से खदान था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सिटीज़ वेयर क्राउडेड एंड डेडली डिजीज वेयर वाइड स्प्रेड। इसके साथ ही साथ यूरोप में
सिटीज वेयर क्राउडेड एंड डेडली डिजीज वेयर वाइड स्प्रेड। यूरोप में ना उस समय पे बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बीमारी बहुत फैलता था उस समय पे, ठीक है, और बहुत पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वेयर कॉमन। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी जो था ना यूरोप में कॉमन था, यानी कि धर्म के बीच में एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ाई कर लेना। इन्हीं सब कारणों के वजह से वो लोग अमेरिका स्विच करते थे। एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वेयर परसिक्यूटेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि पहली बात तो आपने ये जान लिया कि वहाँ पे धर्म के बीच में उतना ज़्यादा प्रेम नहीं था, है ना, उतना ज़्यादा मतलब एक एकता नहीं था, हर कोई आपस में लड़ते झड़ता रगड़ता था। इसके साथ ही साथ रिलीजियस डिसेंटर्स वेयर परसिक्यूटेड। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि एक आदमी दूसरे को देखना नहीं चाहता था, मतलब कि एक आदमी दूसरे के बिलीफ को, दूसरे के प्रैक्टिस को, प्रैक्टिस मतलब क्या, वो किस धर्म को पूजा कर रहा है, किस धर्म को मान रहा है, वो नहीं चाहता था वो। यानी कि हर आदमी चाहता था कि कोई वो हमारे ही धर्म को पूजा करे, है ना, हमारे धर्म को वो माने, हर आदमी यही चाहता था। अब भाई हर एक आदमी हर एक धर्म को जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है उसके बारे में। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर आदमी आप ही के धर्म के बारे में जानेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हर कोई वहाँ पे चाहता था कि हर आदमी मेरे ही धर्म के बारे में जाने, मेरे ही भगवान का पूजा करे। इसी के वजह से, है ना, इन्हीं सब कारणों के वजह से लोग ज़्यादा यूरोप की तरफ स्विच करते थे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा ड्रॉबैक यूरोप का। आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे आपका डिसेंटर का मीनिंग भी लिखा हुआ है। मीनिंग यही मतलब है कि एक खास कम्युनिटी का आदमी जो है ना, किसी दूसरे खास कम्युनिटी के आइडिया को, प्रैक्टिस को वो उतना ज़्यादा मायने नहीं देगा, उसको रिफ्यूज कर देगा, है ना। हर कोई चाहेगा कि हमारे धर्म का बढ़ावा ज़्यादा हो, हमारे भगवान का पूजा पाठ ज़्यादा हो, यही चीज़ था। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है हमारा फिर अबाउट चाइना, इंडिया और यूरोप। चाइना, इंडिया और यूरोप, इन तीनों के बारे में हम लोग इसी 3 पॉइंट में पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इसके बारे में खास बात? इसके बारे में लिखा हुआ है, अंटिल द 18th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वेयर द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री। सोचो उस समय पे चाइना और इंडिया जो है ना वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंट्री। सोच लो, समझिए इस चीज़ के बारे में आप, है ना। चाइना को तो नहीं कह सकते हैं, इंडिया के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। अंग्रेज लोग चिड़िया लेके चला गया, सॉरी सोना लेके चला गया, चिड़िया छोड़ दिया, है ना। तो खाली चिड़िया का क्या करेंगे भाई हम लोग, सब चीज़ तो लेके चले गए तुम लोग। तो यहाँ पे 18 सेंचुरी तक आप कह सकते हैं कि इंडिया और चाइना जो है पूरी तरीके से दुनिया का सबसे अमीर कंट्रीज में से एक था। चाइना इज सेड टू हैव रेस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्टैक्ट एंड रेस्ट्रिक्टेड इनटू आइसोलेशन। मतलब क्या हुआ इसका? लेकिन बाद में चाइना को है ना अलग अलग कंट्री के द्वारा रोका गया, कहा गया कि अब जो है ना आप ओवरसीज कॉन्टैक्ट नहीं रख पाएंगे, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह कॉन्टैक्ट उतना आप नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया को उतना ज़्यादा उस समय पर रोक टोक नहीं था, लेकिन चाइनीज़ वाले लोगों को कहा गया कि आप लोग फिलहाल अभी जो अपना ट्रेड है, अपना जो दूसरे कंट्री से लेन देन है, उसको कम कर दिया जाए। कुछ कारण रहा होगा उस समय पे, है ना। आगे बढ़ते हैं। बीमारी उमारी ये लोग ज़्यादा फैलाता होगा, क्योंकि आपने देखा कोरोना वायरस में कुछ भी खा लेता है ये लोग। अरे भाई चावल दाल खाओ यार, एकदम क्या ये सब कीड़ा मकोड़ा ये सब जिसको हम लोग पूछते नहीं है, वही लोग फ्राई करके एकदम क्रंची क्रिस्पी इस प्रकार से खा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से लोग करते थे, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया कि बाद में चाइनीज़ लोगों को रोक दिया गया होगा, है ना। बड़ा इसका लक्षण नहीं था, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा काम करते रहता था ये लोग। आगे बढ़ते हैं फिर। यूरोप नाउ इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हालांकि आगे कौन था अभी फिलहाल चाइना और इंडिया के मामले में? इंडिया था आगे। अब यहाँ पे एक बच गया, कौन? यूरोप बच गया, है ना। तो इंडिया के बाद जो आगे बढ़ा वो था हमारा यूरोप, ठीक है ना। चाइना तो उसमें पर रुक गया था, लेकिन आज हालत देखो तो हमारे इंडिया से ज़्यादा आगे कौन है? चाइना है ना। लेकिन चाइना अपने आप को सुधारा है बहुत हद तक, है ना। खैर ये अलग बात है, लेकिन उस समय पे चाइना और इंडिया बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट कंट्रीज में से एक था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपने पूरी तरीके से आपका जो टॉपिक था कॉन्क्वेस्ट, डिजीजेज एंड ट्रेड, आपने पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में भी कहाँ से कहाँ तक बात करेंगे? 1815 से लेकर 1914 तक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मोटा मोटी देखा जाए तो 100 साल का बात करने वाले हैं, है ना। 100 साल का हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।